Let's start with lecture number 1. We will discuss today the basic concepts behind history, and this is basically theoretical concepts all of the power system. Why do we perform analysis in the power system? इसका एक overview है. तो इसमें आप इंट्रोडक्शन, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट्स हैं जो आप शायद आपने अभी तक बहुत कम सुने होंगे, लेकिन बहुत आसान से हैं और आपने इनको बिल्कुल जो है वो ना आपको समझ आनी चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए. फिर हमारा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एक जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, पावर सप्लाई का सारा जो सिस्टम है, नेटवर्क है, जिसमें आप ग्रिड का लफ्ज़ नॉर्मली यूज़ करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. फिर मॉडर्न पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और इसका प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल और एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट आपके जहन में जो है वो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं आने चाहिए कि व्हाट इज़ द पावर सिस्टम एनालिसिस, व्हाई डू वी नीड इट, और व्हेन डू वी परफॉर्म द एनालिसिस, और एंड हाउ वी परफॉर्म द एनालिसिस. ठीक है. तो पावर सिस्टम, ये जो आपका, अगर आप पावर की साइड के सेक्टर में जॉब्स के लिए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो इन कंसेप्ट्स को सीखें और विद प्रॉपर टर्मिनोलॉजी. ये नहीं है कि ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, करंट गया, करंट आया. जो पावर सिस्टम के प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज हैं, वी विल फोकस ऑन दैट, और आप भी उसी तरह उनको यूटिलाइज करेंगे. आपने देखा भी होगा कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो आप क्या करते हैं कि आपको पहले बताया जाता है ये फिगर है, इसका सर्किट है, और इसके मुताबिक आपने इसको यू हैव टू ड्रॉ इट एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. तो अगर आप तो हमारे पास थोड़ा सा भी सेंस हो, वी हैव अ सेंस, सो आप देखते हैं कि आप घरों में भी जो यूज़ करते हैं, आप कभी भी अपने मोबाइल के चार्जर से रेफ्रिजरेटर ऑन नहीं करते. आप जो है वो बग़ैर चार्जर के मोबाइल नहीं लगाते. कोई और आपका घर का जो सारा सिस्टम है वो, लेट्स सपोज हमारा जो पाकिस्तान में 220 वोल्ट सिंगल फेज पे आते हैं आपके पास, तो आप जब भी कोई परचेज़ करते हैं चीज़, तो देन यू गो फॉर द वोल्टेज रेटिंग, कि आपकी वोल्टेज रेटिंग का कौन सा कंपोनेंट वोल्टेज रेटिंग हो वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो कभी भी आप ये नहीं ख़रीदते कि जाके आप 120 वाला ख़रीदेंगे और आके घर में लगा देंगे डायरेक्ट. नहीं, ये नहीं करते. तो बेसिकली आप एक्सपीरियंस तब करते हैं चीज़ों का जब आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं. तो अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये नहीं करते आप कि आपने जो एक डायोड लगाया और आपने सप्लाई दी और वो बर्न आउट हो गया, और आपने दूसरा लगाया, वो बर्न आउट हो गया, तीसरा. इस तरह फिर चीज़ें रुकने वाली नहीं है. पावर सिस्टम का सिस्टम अगर आप देखें तो दुनिया में इस वक्त द लार्जेस्ट सिस्टम जो है वो पावर सिस्टम है. अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम को देखें तो फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज टू द सी इन कराची, ये आपका एक नेटवर्क है पूरा. तो इतना बड़ा ह्यूज नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में और कोई नहीं है, और कोई सिस्टम नहीं है. तो इसके साथ आप ऑनलाइन जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है वो आप नहीं कर सकते. तो फर्स्ट जो सिंपलेस्ट मेथड है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो पावर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, उसको आप मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं. अब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली आपके पास सिंपलेस्ट मॉडल क्या होता है, दैट यू हैव गॉट. आप देखें कि आपके पास एक ये रजिस्टर है, ये आपके पास फिगर है. As an engineer you use it in your notebook or in a simulation. जबकि you can see a resistor just like that with color coding, और अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बता सकते हैं कि ये एक रजिस्टर है, but no one else can tell you that this is a resistor or what is resistance. So अगर आपने इस रजिस्टर को एनालाइज करना है तो आप, ये नहीं है, मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दी कि आप यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करें, यू सप्लाई वोल्टेज विदाउट नोइंग द रेटिंग, और आप देखें कि ये बर्न आउट होता है, नहीं होता. बर्न आउट नहीं होता तो देन हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू इट. तो सिंपली आप क्या करते हैं कि आप बगैर किसी फाइनेंशियल लॉस के यू गो फॉर द मैथमेटिकल मॉडल. मैथमेटिकल मॉडल में आपके पास सिंपल यही सर्किट जो है आपके पास ये बन जाता है. आप एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, यू ड्रॉ ए सर्किट, यू डिफाइन द वेरिएबल्स, और सिंपल उसी तरह ये वेरिएबल्स हैं कि ये आपके पास एक रजिस्टर है जिस पे आपने एक वोल्टेज अप्लाई की, देन ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर. इफ़ यू स्टिल डोंट नो द वैल्यूज़, सो अभी आपके पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो फिर आप इनको एक तीसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल. ये रेजिस्टेंस का बेसिक मैथमेटिकल मॉडल है जो आप डिफाइन करते हैं. ओके, V इज इक्वल टू आई आर. यू डोंट नीड ऑल दिस स्टफ नाउ कि आपके पास कोई रजिस्टर होगा तो आप, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि एक रजिस्टर है, लेट्स सपोज 1 ओम रजिस्टर है, और आपने उसको लेट्स सपोज हम कहते हैं 10 वोल्ट पे ऑपरेट करना है, तो what type of what wattage of the resistor you would require to be operated in a US circuit safely? So then you decide, look at this, we can define the current. I is equal to V divided by R. So V is 10, or I is equal to R is equal to 1. You get 10 ampere. 10 ampere current hai. And what is the wattage P? So you can decide I square R. I square R. ओके, तो ये रिजल्ट देता है आपको I इज 10, तो 10 स्क्वायर इंटू R, तो ये आपके पास 100 वाट है। क्लियर है यहाँ पे बात? अब आपने ये देख लिया कि ये आपके पास एक रजिस्टर है। अब मार्केट में जाएंगे, यू विल कॉल इट योर शॉपकीपर के, जो आपका वो सेल्समैन है, उसको कहेंगे कि मुझे 10 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए और 10 एम्पेयर का और 100 वाट का रजिस्टर चाहिए। सो यू हैव मैथमेटिकली एनालाइज्ड इट। जब आप उसको अपने सर्किट के अंदर लगाएंगे तो देन इट विल बी ए सेफ ऑपरेशन, कोई बर्नआउट नहीं होगा। तो इसीलिए तो हम करते हैं कि मैथमेटिकल एनालिसिस पहले करते हैं, और मैथमेटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि कैसे जो है वो हमारा कंपोनेंट बिहेव करेगा, और व्हाट आर द रेटिंग्स ऑफ द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सेफ ऑपरेशन। तो अब आपने ये काम कर लिया। तो इसमें जो कोर आपके पास है वो दैट इज दिस मैथमेटिकल मॉडल। सो इन पावर सिस्टम it is very difficult to analyze circuit, online circuit, कि आप कहें कि ये मैंने एक ट्रांसफार्मर लगाया है यू मेडिकल कम्प्लेक्स ग्रिड में, तो ये इस लोड पे सेफ ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा। आप उसको ऑन करते हैं और लेट्स सी इट साउंड्स डज और नॉट, तो ये आप नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि आपके पास क्या वोल्टेज है, प्राइमरी साइड पे क्या वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड पे क्या वोल्टेज है, प्राइमरी साइड पे करंट क्या होगा, उसकी टर्न रेशो क्या होगी, और कितने जो है वो KVA और यू कैन से MVA रेटिंग मुझे चाहिए होगी सेफ ऑपरेशन के लिए। उसमें फिर हम आगे देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है, 80% पे नॉर्मली सेफ ऑपरेशन कितना होगा, 60% पे कितना होगा, लॉसेस कितने। देन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके आप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे तो देन इट विल बी ऑपरेटिंग सेफली फॉर द लाइफ टाइम, अदरवाइज यू विल हैव ए ट्रबल। सो तो बेसिकली एनालिसिस क्या है कि हम जो बेसिक जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो हम सिस्टम की करते हैं, और हम अपने पावर सिस्टम के जो स्टेट्स हैं उनको जो है वो हम डिफाइन करते हैं कि पावर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टेट्स क्या होंगी। स्टेट कौन कौन स्टेट, लेट्स वोल्टेज, करंट, पावर, ये चीज़ें हम नॉर्मली देखें, ठीक है। और पावर सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, जनरेटर है, लाइंस हैं, ट्रांसफार्मर्स है, लाइंस मीन ट्रांसमिशन लाइंस, लोड्स, और स्टेट्स आप जो चेक करते हैं वो वोल्टेज और करंट और देन पावर। तो आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि आपने अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना है तो वाटेज इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, तो इस वाटेज का आप जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपकी स्टेट्स होंगी। तो ये वर्ड्स नॉर्मली वी विल यूज़ स्टेट्स ऑफ द पावर सिस्टम कंपोनेंट्स। और पावर सिस्टम कंपोनेंट्स जो हैं दैट इंक्लूड जनरेटर, लाइंस और ट्रांसफार्मर, लोड्स, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेजर हैं जो फर्स्ट स्टेज में यू शुड नो कि आपके पास कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। Why do we perform the analysis to determine the states of the components? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप क्यों जो है वो अपने जो है वो स्टेट वो उसको स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो इसका जो मेजर वो है आपके पास वो ये है कि आप ताकि ये चेक कर सकें कि यू शुड नो द वोल्टेज लिमिट्स, करंट लिमिट्स और पावर लिमिट्स। So to avoid any deviation from the limits, you can determine the limits by the analysis। और आप जब कंपोनेंट्स इंस्टॉल करेंगे और फिर आपको पता होगा कि ये ट्रांसफार्मर इस रेटिंग का है तो यहाँ पे यही लोड होगा, तो देन यू शुड बी ऑपरेटिंग सेफली। तो लिमिट्स जो है वो हमने डिफाइन करनी है, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे चलेगा कि वी शुड नो द वोल्टेज लिमिट्स, करंट लिमिट्स एंड पावर लिमिट्स। when we perform the analysis, क्यों ज़रूरी होता है। तो आप जब भी आप देखें घर में भी आप छोटा सा काम करते हैं, आप ब्रेकर कोई ये लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके पीछे ब्रेकर क्या हो। आपने अगर जो पावर सॉकेट लगानी है उसमें आपने देखना है कि आपने पावर सॉकेट तो लगा ली कि इसमें अब आप किसके लिए लगा रहे हैं। मोबाइल चार्जर आप नॉर्मल सॉकेट में लगाते हैं, लेकिन उसी सॉकेट को आप यूज़ नहीं करते रेफ्रिजरेटर लगाने के लिए नॉर्मली, या आप मोटर चलाने के लिए जो आपका पंप होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है
कि आपने जब भी आपने लेट्स सपोज के घर में किसी जगह पे भी आपने कोई कंपोनेंट या कोई डिवाइस या कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, तो आप देखते हैं कि इसके लिए पावर सप्लाई कहाँ पे, तो देन यू डिसाइड द सॉकेट टाइप, कौन सा सॉकेट आप यूज़ करेंगे, पावर सॉकेट यूज़ करेंगे, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन है, ये सारी चीज़ें। तो एनालिसिस में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हेन वी गो फॉर द एनालिसिस ऑफ द पावर सिस्टम, तो हम किस टाइम पर जो है वो आप एनालिसिस करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट्स हैं इनके मुताबिक, बिफोर बिल्डिंग ए न्यू पावर सिस्टम, एडिशन ऑफ ए न्यू जनरेटर और एडिशन ऑफ ए न्यू ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन कॉरिडोर या सर्किट्स, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन, एनालाइजिंग कंटिजेंसीज इन पावर सिस्टम और ट्रांजिएंट फिनोमेना, इन कामों के लिए आप यूज़ करते हैं कि आपने लेट्स सपोज एबटाबाद में आपका लोड इंक्रीज हुआ है, आप का लोड जो है वो इंक्रीज हो गया, तो आपने एक नया ट्रांसफार्मर लगाया ग्रिड में, तो यू गो फॉर द एनालिसिस, आप एनालिसिस करेंगे, हम आप बताएंगे अभी कि एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो वो आप देखेंगे कि आप वो ट्रांसफार्मर लगाने से लोड आपका जो पूरा सिस्टम है, लेट्स सपोज आपका 100 मेगावाट का पूरा सिस्टम है और आप 5 मेगावाट का लोड लगाते हैं और ऑलरेडी लोड आपका जो है वो 97 मेगावाट, तो वो यू सी दैट यू आर गोइंग फॉर 102 मेगावाट, दैट एक्सीड्स द जनरेशन। तो आप चेक कर लेंगे, ये नहीं है कि आप पहले लगा लेंगे और फिर देखेंगे हो ये तो सिस्टम डाउन हो गया है, ये तो लोड ज़्यादा हो गया, नहीं। जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर एक्सीडिंग द जनरेशन, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अरेंज द न्यू जनरेशन। तो आपने जनरेटर लगाना है, आप तो इसका मतलब है लोड जो है वो आपका फुलफिल होगा तब आप जब जनरेशन पूरी करेंगे। तो ये एक सिस्टम में आपने जो है वो एक्सटेंशन की है, तो इस एक्सटेंशन को आपने एनालाइज किया और आपने कंपोनेंट्स को और रेटिंग्स को और आपने पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी को आपने एनालाइज किया, आपने लोड लगा दिया। आप देखें घरों में क्या होता है, आप किसी ऐसी जगह पे जिनाबाद को देखें, यहाँ पे आप नॉर्मली गर्मियों में भी यहाँ पे देखें तो वोल्टेज 210 पे मेंटेन रहती है, जबकि आप इसी तरह एबटाबाद या अपने गाँव सिटी के किसी थोड़ा सा रूरल एरिया की तरफ जाएं तो वहाँ पे वोल्टेज जो है वो आपको कम मिलती है। क्यों कम मिलती है कि आपने वहाँ पे प्लानिंग नहीं होती कोई भी। आज कोई घर बना रहे, जिनाबाद का पता था कि आज से 20 साल पहले उन लोगों ने देख लिया था कि इतने प्लॉट्स हैं, इतने नॉर्मल एक घर है, इतने कमर्शियल सेंटर्स हैं, ये लोड होगा, इतने ट्यूबवेल्स लगेंगे, ये एक लोड होगा 20 साल बाद। उसके बाद जिनाबाद का कोई भी एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो, तो उन्होंने उसी वक्त वही ट्रांसफार्मर लगा दिए, लोड बढ़ता गया, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैपेबल थी टू हैंडल दैट लोड, सो आपके पास कोई भी वोल्टेज ड्रॉप्स नहीं आ रहे। जबकि गांव में अगर आप देखें तो आज एक घर है तो उन्होंने लेट्स सपोज 50 kVA का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिया एंड एक्सटेंशन, वहाँ पे कोई वो आटे की चक्की भी लगा रहा है बगैर अप्रूवल के, वो वहाँ पे कोई मोटरें लगा रहे हैं, कोई और वर्कशॉप्स बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, घर जो हैं वो बना रहे हैं, उनका लोड जो है वो बढ़ रहा है। कोई प्लानिंग नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रश बढ़ती है वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो कोई भी एक्सटेंशन करने से पहले आप अगर एनालाइज करेंगे अगले 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, आप बता सकते हैं कि इस टाइम पर ये लोड पॉसिबल है, कीपिंग इन व्यू देयर एनवायरमेंटल वो सिचुएशंस, हैबिट्स, ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट। तो आप बता सकते हैं ये लोड है तो अभी से ये ट्रांसफार्मर लगा लें और इस टाइम पर अपग्रेड करना है आपने अपने पावर सिस्टम को। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू इंस्टॉल ए ट्रांसफार्मर ऑफ ए स्पेसिफिक रेटिंग दैट कैन हैंडल द पावर एनर्जी सप्लाइंग सिस्टम फॉर सर्टेन ईयर्स, जो आप डिसाइड करेंगे अप टू 20, 30, 50, 100 जो भी आप। फिर इसी तरह आप नया जनरेटर इंस्टॉल करते हैं, नया जनरेटर इंस्टॉल करते हैं तो आपका सिस्टम जब भी आपको पता है, आपने मशीन से पढ़ा है, जब भी एक्टिव पावर जनरेशन बढ़ती है तो देन द वोल्टेज ऑफ द सिस्टम बूस्ट, फ्रीक्वेंसी उसकी बूस्ट होती है। तो ऐसा तो ना हो कि कहीं आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो है वो राइज कर रही हो और आप बहुत बड़ा पावर हाउस बना लें और लोड जो है वो बहुत कम हो। तो ये आपने पहले से एनालाइज करना है कि आपने एक जनरेटर इंस्टॉल किया और देन यू गो फॉर द सिस्टम एनालिसिस। तो आप देखते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी राइज हो रही है तो यू मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स कि वो फ्रीक्वेंसी राइज ना हो। आप जो है वो कॉस्टली जनरेटर्स को जो है वो लो प्रायोरिटी पे रख के उनको ऑपरेट करते हैं। तो ये सिस्टम मुख्तलिफ हैं जिनमें आप जो है वो अपने सिस्टम को चेक करते हैं कि कैसे जो है वो ऑपरेट करेगा अंडर एक्सटेंशंस, कि नई एक्सटेंशन में कैसे ऑपरेट करेगा, या आप बिल्कुल नया एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद पूरा डेवलप हुआ है तो उसका पूरा पावर सिस्टम इस्लामाबाद के एरिया के लिए वो पूरा डिज़ाइन हुआ कि यहाँ पे इतने केवीए का ट्रांसफार्मर लगेगा, ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से पास करेगी। तो वो सारी चीज़ें आपने करके वो आपने जो है वो उनको है प्रॉपर जो है वो रेटिंग्स के साथ करना है। ये बहुत एक कंसेप्चुअल और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, इसको आपने बहुत इंजॉय करके पढ़ना है। ये बिल्कुल जब कोई सी इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। पावर सिस्टम परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो है वो
स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, हमने स्टेट्स डिफाइन करनी होती हैं, तो हम पहले स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक दैट इज वोल्टेज इज अ स्टेट वेरिएबल, करंट है, आपके पास पावर हो सकती है, एक्टिव पावर हो सकती है, रिएक्टिव पावर हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस वो हम स्टेट्स डिफाइन करते हैं, देन वी गो फॉर द एनालिसिस। फिर ट्रांजिएंट स्टेट्स हो सकती हैं कि आपका करंट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और जो टूल्स यूज़ करते हैं कैसे आपने इसको यूज़ करना है, मुख्तलिफ टूल्स हैं, पावर फैक्ट्री, PSSC, PS8 और मैटलैब, इनमें आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट विद हैंड कैलकुलेशंस के लिए डिज़ाइन नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी एग्जांपल्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे कि आपको बैकग्राउंड क्लियर हो। अदरवाइज nowadays also analysis are performed on the कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस होते हैं, प्रोग्राम्स डेवलप हुए होते हैं और उसको यूज़ करते हुए वो हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैटलैब का है, तो हम इसमें विद पेपर और विद कंप्यूटर दोनों जो है वो एनालिसिस कंटिन्यूसली जो है वो परफॉर्म करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द पावर सिस्टम, कि आपका पावर सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप हुआ। The first electric network in the United States was established in 1882 at the Pulse Street station in New York City by Thomas Edison. और जो वो आपका स्टेशन था that supplied the DC power for lighting the certain area that was Lower Manhattan area. तो power was generated by a DC generator and distributed by underground cable. तो फर्स्ट सिस्टम जो आपका पावर सिस्टम था 1882 में वो DC सिस्टम था, ठीक है। उस वक्त तक ट्रांसफार्मर जो है वो इन्वेंट नहीं हुआ था और ना ही DC AC मशीन्स थी, तो दैट वाज ए DC सिस्टम, और 30 किलोवाट का उसका टोटल लोड था, और जो वोल्टेज थी वो 110 वोल्ट थी, और नॉर्मल लोड टाइप जो था वो लाइटनिंग लोड था। ये आपकी जो है वो बेसिक रेटिंग थी इसकी सिस्टम की। तो जो आपके जो DC मोटर्स हैं उस वक्त तक वो इन्वेंटेड थी, और इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द DC सिस्टम के, क्योंकि आपके पास सारा DC सिस्टम था, मोटर्स DC सिस्टम थी, DC थी, जनरेटर भी DC थे, तो देन आपने जो है वो जो वो आपने जो सिस्टम है वो सारा पावर सिस्टम जो है वो DC डिज़ाइन किया था। चूँकि DC सिस्टम में ट्रांसफार्मर जो है वो डिज़ाइन उसका जो वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है वो बहुत आसान नहीं था उस टाइम पे। आज है, आज कोई मसला नहीं है, आज हमारे पास बहुत टूल्स हैं, बट एट दैट टाइम आपके पास जो है वो सिस्टम कोई भी नहीं था दैट कैन चेंज द वोल्टेज लेवल अप एंड डाउन। तो आपके पास जो है वो सारा सिस्टम DC था। उसके बाद जो है वो बहुत सारी कंपनीज आई विद इन ए फ्यू ईयर्स, और वो उसी एडिसन के पैटेंट के अंदर जो है वो ऑपरेट करती रही। अब आपको पता है कि DC सिस्टम के जो DC सिस्टम के साथ जो या ऐसी सिस्टम के साथ भी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कैटर करते हैं पावर सिस्टम में, वो हम पावर सिस्टम में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे ऑपरेशन को मुतासर करती हैं। तो उसमें हमारे पास जो हैं वो वोल्टेज ड्रॉप है, और आपके पास जो है वो दूसरा जो अब आपके पास है I2R लॉसेज हैं, ये आप देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखें अभी आप गाड़ी को देखते हैं ना, गाड़ी आपकी जो है ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है। अगर आप एक काम करें कभी एक्सपेरिमेंट करने का, आपको एनालिसिस, आप देखिए कितनी वायरिंग शॉर्ट करके वो डालते हैं, कोई भी लूप्स नहीं रखते, और कोई भी जिसके अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो वायरिंग का जो है वो मिनिमम शॉर्ट डिस्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? आप नॉर्मली आप UPS लगाते हैं तो क्या ज़रूरत है हम घर में जो है वो फिर उसको ऐसे में कन्वर्ट 220 पे कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट करें, हम उन्हीं DC को आगे चलाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जो ड्रॉप है वो कम होता है। तो इसको अगर आप सिंपल एक एनालिसिस इसका कर लें, अगर आपका DC वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है और आपके पास एक लोड 12 वोल्ट और लोड है लेट्स सपोज 10 ओम, तो अगर जब आप वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो लेट्स सपोज ये 1 ओम है और एक काम करते हैं आसानी के लिए, ये रेजिस्टेंस 11 ओम है, तो इसके मुताबिक 1 वोल्ट जो है वो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप होंगे और यहाँ पे 11 वोल्ट आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको और लेंथ इंक्रीज करते हैं तो ये आपके पास 2 ओम हो जाएगा,
तो फिर आपके पास ये 1 वोल्ट से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 1 वोल्ट यहाँ पे। अब ये वोल्टेज ड्रॉप, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आपके लिए ये वेस्टेज है, लॉस है, ये आई स्क्वायर आर लॉस इन द लाइन, ये लॉस है। अगर आप करंट इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि फार्मूला बेसिक आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में लॉस जो है वो आई स्क्वायर आर होता है। तो अगर आप देखते हैं कि करंट इंक्रीज करते हैं या आप लेंथ ऑफ द लाइन इंक्रीज करते हैं, तो दोनों सूरतों में आपके पास ये आई स्क्वायर आर इन द लाइन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब भी ये इंक्रीज होगा पावर, तो यहाँ पे वाटेज जो है, यहाँ पे पावर जो है वो लोड पे कम पहुंचेगी, तो देन एक्चुअल जो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर है दैट विल बी रिड्यूस्ड, आपके पास लिमिट आ जाएगी। सो एक काम तो ये हो गया पावर लॉस। दूसरा ये देखें कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी V इज इक्वल टू आई आर। सो इफ यू सी दैट V इज इक्वल टू आई आर मीन्स कि आपके पास अगर करंट इंक्रीज करता है, करंट कैसे इंक्रीज करता है, अगर आपके पास लोड इंक्रीज होगा। लोड इंक्रीज कैसे होता है, यू पैरेलल में आप एक और लोड लगाएं, इसके पैरेलल में आप एक और, आपको पता है ना कि लोड सारे पैरेलल में लगते हैं हमेशा, तो ये लोड इंक्रीज होता है, पैरेलल में लगते हैं, तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगेंगी तो देन यू रिड्यूस द एक्चुअल ओवरऑल वैल्यू। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है इसकी रेजिस्टेंस कम होगी इस कम्बिनेशन से, एंड देन ये, तो ये अगर लेट्स सपोज 1 ओम थी तो ये 0.8 पे चली जाएगी, ये 0.6 पे चली जाएगी, ओवरऑल जो बात हो रही है। सो जब आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है करंट इंक्रीज होगा, करंट जो है वो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो आपके पास करंट इंक्रीज होगा। जब करंट इंक्रीज होगा तो लाइन में आपके पास ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जब लाइन में आपके पास ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, ज्यादा ड्रॉप होगा। तो जब V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे अगर बहुत कम हो, ये देखें हमने सबसे पहले यहाँ पे 11 वोल्ट देखे थे, फिर अगर और लोड बढ़ाएंगे तो 10 ओम वोल्ट आ जाएंगे, और बढ़ाएंगे तो 9 वोल्ट आ जाएंगे। ये इसके साथ आपके पास जो है वो लिमिटेशंस आती हैं कि आप अगर लो वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं तो आपके पास ये, अब चूंकि वो डीसी सिस्टम था और लो वोल्टेज पे था और उसको हाई वोल्टेज बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, डीसी ट्रांसफार्मर का कोई कंसेप्ट नहीं था उस वक्त, ना ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो दैट वाज ए मेजर हर्डल। तो आप छोटे छोटे पावर सिस्टम बना रहे थे और हर एक लोड सेंटर के करीब जो है वो आप उनको जो है वो इंस्टॉल कर रहे थे। अब ए स्मॉल पावर सिस्टम, अब आपके पास घरों में अगर आप या ये देखें कि कामसेट का अपना पावर सिस्टम हो, पीएमए का अपना हो, कम्प्लेक्स का अपना हो, जनाबाद का अपना हो, छोटे छोटे पावर सिस्टम हो, तो हर एक पावर सिस्टम जो है वो उसको अलग ऑपरेट करने के लिए लोग होंगे, फिर उनकी हर एक इंडिविजुअल मेंटेनेंस होगी, और फिर वो हर एक जगह पे एक बड़ा बड़ा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो दैट वाज नॉट फिजिबल। सो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एट दैट टाइम वाज थिंकिंग ओवर इट, और फिर उन्होंने जो है वो जब आपके पास 1885 में जो है वो आपके पास निकोला टेस्ला ने जो है वो विलियम स्टैनले ने 1885 में आपके पास जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो इन्वेंट हुआ। जब आपके पास ट्रांसफार्मर इन्वेंट हुआ और फिर आपने जो है वो उसके साथ वाटर व्हील का जो टरबाइन जो है, जिसको आप कहते हैं कि वाटर से जो है वो हाइडल पावर जनरेशन हुई, फिर एसी जनरेटर्स की इन्वेंशन हुई, फिर उसके बाद जो है वो एक मेजर चेंज थी जिसमें सारा सिस्टम जो है वो एसी सिस्टम की तरफ चला गया। आज आप देखते हैं कि आपके पास एक एसी सिस्टम है मुख्तलिफ जगहों पे, दूर दूर आपके पास आप तरबेला का जो है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं कराची तक। एट दैट टाइम इन 1882 बिफोर 1885 दैट वाज नॉट पॉसिबल कि आप तरबेला में जनरेशन करें और कराची में उसको यूटिलाइज करें विद डीसी सिस्टम, क्योंकि इतना लंबा जो वोल्टेज आप लेके जाते तो वो सारा जो है वो दैट वाज मेजर लॉस जो है वो आपका ट्रांसमिशन लाइन में हो जाना था, और आई स्क्वायर आर लॉसेज भी हो जाने थे, वोल्टेज ड्रॉप भी, तो आप दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो फिर जो है वो आपके पास सिंगल फेज सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, एसी सिस्टम, जिसमें आप जो है वो लो वोल्टेज पे जनरेशन करते थे, देन यू स्टेप अप दैट वोल्टेज विद ए हाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिस तरह नॉर्मली अभी भी देखें कि नॉर्मल 18 kV टू 20 kV के राउंड अबाउट जो है वो जनरेशन होती है, यू स्टेप अप इट टू 500 765 kV टू ट्रांसमिट इट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो जितना देखें कि आप परसेंटेज देखें कि उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होता है, तो आपके पास अब 500 kV में से आपके पास अगर 1 kV भी ड्रॉप हो तो कोई भी मसला नहीं है, 499 kV भी दैट परसेंटेज के हिसाब से ये निग्लिजिबल है, आप ये बेयर कर सकते हैं। फिर अगले स्टेशन पे आप जो है वो जब 500 kV को लो वोल्टेज पे स्टेप डाउन करते हैं तो यू कैन मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स दैट विल मेक दैट 499 kV कंपनसेशन फॉर दैट ड्रॉप ओवर द ट्रांसमिशन लाइन, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देन जो है वो ये 1885 के बाद
तो एसी सिस्टम की तरफ चीज़ें आना शुरू हो गई। देन 1889 में आपके पास जो फर्स्ट एसी लाइन है यूएसए में ऑरिगन, उसमें जो है वो ऑरिगन उसमें जो है वो इंस्टॉल हुई और उसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। वाटर व्हील टर्बाइंस और ट्रांसमिटेड 400 केवी टू 4 केवी। ये देखें, अब पहला सिस्टम था 110 वोल्ट डीसी, अब ये 4 केवी एसी आ गई। तो 4 केवी में आप ड्रॉप करें 5 वोल्ट 10 वोल्ट, अगर उस 110 में ड्रॉप करें 10 वोल्ट तो आप देख सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगी उसकी, तकरीबन 10% ड्रॉप हो रहा है। और 4 केवी में 10 वोल्ट ड्रॉप करें तो ये आपके पास कितना बनता है, ये 0.1 के ये 1 केवी 1% भी नहीं बनता। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। आपका स्टेट वेरिएबल वोल्टेज जिसको हम देख रहे हैं वो अपनी लिमिट्स में अपने मेंटेन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर द एसी सिस्टम with the step up step down transformers, AC lines and the AC generation। और देन आपने सिंगल फेज से फिर 3 फेज की तरफ हम गए। that was also a major breakthrough, 2.3 kV 3 फेज सिस्टम। तो 3 फेज सिस्टम में जब भी वोल्टेज बताई जाती है नॉर्मली, जब तक उसके साथ मेंशन ना हो, that we means only line to line voltage। so that was a 2.3 kV line to line voltage। 1893 में जो है वो 3 फेज सिस्टम आपका डेवलप हुआ है। 3 फेज सिस्टम जो है इकोनॉमिकल भी होता है और एफिशिएंसी जो है इसकी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो और पावर रेगुलेशन वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के साथ जो है वो बहुत स्मूथ होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल फेज एसी सिस्टम। तो अब आपके पास आज का पहला जो आपके पास लर्निंग के लिए वो घर में आपने जो स्टडी करना है वो आपने एसी सिस्टम में सिंगल फेज और 3 फेज का कंपैरिजन क्या है और 3 फेज सिस्टम क्यों बेहतर होता है ये आपने देखना। ये इसकी हिस्ट्री है, कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस टाइम पे जो है वो इन्वेंशन हुई हैं। ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1882 पल्स स्टेशन और 1893 3 फेज एसी सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं उसके बाद, लेकिन कोर यही है आज तक। ये कोर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास हैं। अभी जो सबसे बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपके मेजर पावर सिस्टम में इसका रोल आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है जिसको आपने स्टडी भी कर लिया है प्रीवियस सिस्टम में। तो अब आप डीसी को भी स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। मेजर आपके पास जनरेशन में टाइप्स हैं। स्टीम में है, स्टीम में आप कोई भी फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल जिस तरह ऑयल कोल गैस जो है, और न्यूक्लियर फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हाइडल आपके पास आते हैं, फिर गैस टर्बाइंस आती हैं। गैस टर्बाइंस में आप डायरेक्ट गैसेस को, इसमें स्टीम में तो आप पहले स्टीम बनाते हैं, जो आपकी हीट एनर्जी है उससे स्टीम बनती है, जबकि गैस टर्बाइन में आपके पास डायरेक्ट जो है वो जो भी आप फ्यूल बर्न करते हैं उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टर्बाइन के उसमें फ्लो करती है और उससे वो मूव करता है। फिर कंबस्शन इंजन जो है वो आपके डीजल टाइप के जिस तरह गाड़ी का, और ये आपके आम नॉर्मल जो डी सेट्स हैं ये वो लाई करते हैं। फिर देन रिन्यूएबल जिसमें आपके पास ये जो सोर्सेज हैं इनकी लिमिट्स हैं आज दो वाटर को थोड़ा सा हम दूसरी साइड पे देखते हैं, लेकिन ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल है आपके पास, जबकि रिन्यूएबल जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इन द शेप ऑफ विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट और फ्यूल सेल्स ये आपके पास अवेलेबल हैं। ये बेसिक जनरेशन की टाइप्स हैं। ये फिगर थोड़ा सा गलत जगह पे आगे चलें। ये आपके पास जो पावर क्वालिटी में इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स। ये जो है वो आप देखेंगे हार्मोनिक्स क्या होते हैं, और ये आपने अभी जिस तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा भी होगा। ये देखते हैं कि ये कैसे जो है वो आपके पास काम करते हैं। हम क्या इनको देखेंगे, कैसे देखेंगे। नॉर्मल वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो हैं वो ये आपके पास अवेलेबल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये आपके पास वो वोल्टेजेस जो हैं वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। वली एक बात बताएं, आपने पर यूनिट सिस्टम पढ़ा है? सर पीयू नहीं पढ़ा सर, पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम नहीं पढ़ा, चलें फिर ये भी हम सीखेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान करेगा। ये हम पढ़ेंगे इसको आगे। तो 1 पर यूनिट नॉर्मली हम लेते हैं किसी भी वोल्टेज, ये वोल्टेज रेटिंग्स हैं आपके पास। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज इनिशियली जो है वो आपके पास सिस्टम जब डेवलप हुए तो इनिशियल जो है ऑपरेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग एट इंडिविजुअल कंपनीज थी, अपनी अपनी मर्जी थी, कोई भी रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा नहीं थे, जस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। तो नॉर्मल उस टाइम पे रेंज जो है वो 25 हर्ट्ज थी और 125 टू 133 हर्ट्ज।
तो फिर उस वक्त ये उन्होंने जब स्टैंडर्डाइजेशन हो गई तो देन वी वेंट फॉर द 50 to 60 यार्ड्स, 50 यार्ड्स और 60 यार्ड, ये दो स्टैंडर्ड्स बन गए दुनिया में। जो हम गोरों के तसल्लुत के ज़ेर साया हम परवान चढ़े तो वो वहाँ पे 50 यार्ड्स और बाकी दुनिया 60 यार्ड्स यूज़ करती है। और फिर दूसरा इसमें रीज़न क्या था कि हम क्यों एक फ्रीक्वेंसी के तरफ गए। आपको पता है कि दुनिया अब इंटरकनेक्शन की तरफ जा रही है, पावर की भी एक्सपोर्ट है, जैसे पाकिस्तान ईरान का आपस में लिंक है, यूएस कनाडा का आपस में लिंक है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ का आपस में, सबका स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ आपस में लिंक है। तो इसमें हमने फिर एक ही फ्रीक्वेंसी यूज़ करना हमारे लिए फीजिबल होता है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे सिंक्रोनाइज करना जो है वो वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, बड़े उसके साथ फिर कॉस्ट आती है। तो फिर हमने क्या किया कि देन वी वेंट फॉर एन ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी, और जिसमें हमने 60 हर्ट्ज जो है वो यूएस और कनाडा ने अडॉप्ट की, और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सिलेक्टेड द 50 हर्ट्ज सिस्टम। और उसके बाद से जो है वो आपका ट्रांसमिशन वोल्टेजेस और वो सारा जो स्टेट वेरिएबल्स की स्टैंडर्डाइजेशन है वो स्टडी हो गई है, और अब आपके साथ सिंपल जो है वो हाई वोल्टेजेस पे ट्रांसमिशन होना शुरू होगी। लेकिन इनिशियली 110 वोल्ट से स्टार्ट किया, फिर एसी में 4 केवी पे हम चले गए, आज जो है वो 765 और 500 केवी पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो ये अब ऑपरेशन में ये चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी का मेजर जो है वो आप देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जब आप जाते हैं, तो अभी आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा भी होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई स्पीड आपको चाहिए जनरेशन के लिए, तो वो इतनी पॉसिबल हर टाइम पे नहीं होती। इन केस आप देखते हैं हाइडल नॉर्मली लो स्पीड होता है। जब आपके पास इंजन हैं, कंबस्शन इंजन स्टीम, वो हाई स्पीड होती हैं, तो फिर आपके पास एक अपर लिमिट आ जाती है और देन लोअर लिमिट, तो फिर जो है वो 50-60 हर्ट्ज की सिलेक्शन रह जाती है। लोअर पे आप जब देखते हैं तो लोअर से उसमें आपके पास जो है आपके पास ब्लिंकिंग आती है, स्पेशली लाइट में। जितना फ्रीक्वेंसी लो होगी यू कैन ऑब्जर्व द ब्लिंकिंग। अब आपके पास लाइट्स जो हैं वो 50 हर्ट्ज पे, अगर से उसका जो पावर है वो इंस्टेंटेनियस है और वो कम या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप जो ट्यूब लाइट्स हैं इनकी आप जो लाइट देखते हैं वो स्टडी देखते हैं, इनमें कोई भी ब्लिंकिंग नहीं देखते। तो आपने जो घर में शादियों में जो लाइटिंग देखी है, देखें वही फ्रीक्वेंसी कम करते हैं सिंपल, और आपके पास वो आपको ब्लिंकिंग जो है वो नज़र आ जाती है। हार्मोनिक, ये इट्स द क्वालिटी ऑफ द वोल्टेज या करंट, कि आप देख रहे हैं कि उसमें अनवांटेड फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स कितने हैं। अगरचे ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसकी इन्वेंशन ने बहुत आपको फैसिलिटेट किया है, स्टेप अप स्टेप डाउन, कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर फ्रीक्वेंसी, डीसी डीसी कन्वर्जन, एसी एसी कन्वर्जन, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्जन। ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्विचिंग जो है वो आपके पास साथ आपने स्टडी किया है कि ये हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस कराती है। जब आप हार्मोनिक्स आप घर में सिंपल एक एनालिसिस करें कि आपके पास जब यूपीएस अगर लगा हुआ है तो आपको फैन की साउंड में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नज़र आता है, आपको गूं 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 की आवाज़ गूंज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये अनवांटेड हार्मोनिक्स, प्रेजेंस ऑफ द अनवांटेड हार्मोनिक्स काजेस द साउंड्स और डिफरेंट आपके पास डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हार्मोनिक फ्री होनी चाहिए, वोल्टेज फ्री और करंट हार्मोनिक्स फ्री होने चाहिए। इसके लिए हम फिल्टर्स और ये मुख्तलिफ और कम्बिनेशन जो हैं वो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास प्योर साइनोसाइडल होना चाहिए। थोड़ा सा पाकिस्तान का अभी चले 10 मिनट हैं, पाकिस्तान का सिस्टम देखते हैं। तो वी हैव 2 वर्टिकली इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। स्टिल 2 टाइप्स होती हैं मेजर, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड वो कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट ऑन्ड होती हैं, पावर सिस्टम का सारा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास होता है। अगरचे पाकिस्तान ने जो है वो स्टेप लिया है, बट स्टिल द कंपनीज आर स्टिल ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वही इसको मैनेज कर रही है, ऑपरेट कर रही है। तो 2 आपके पास कंपनीज हैं, वाटर एंड पावर वापडा जो है वो आपके पास एक है, और दूसरा आपके पास जो है वो के इलेक्ट्रिक है। ये 2 कंपनीज हैं। फिर आपके पास जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी पाकिस्तान में इस वक्त 37,000 मेगावाट है आपके पास, जून 2020 में था, और लो डिमांड जो है वो आपके पास नॉर्मल 25,000 मेगावाट है। लेकिन आपके पास जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ये एक बॉटलनेक है पाकिस्तान में, अभी स्टिल कैपेसिटी जो है वो अराउंड अबाउट 22,000 मेगावाट है। तो यू कैन ट्रांसमिट ओनली 22,000 मेगावाट। उसमें भी आपके पास जब आउटेजेस और ऑपरेशन और मेंटेनेंस होंगे, सो ये जो आपके फिगर्स हैं ये आपके पास विदाउट एनी मेंटेनेंस शटडाउन या कोई भी वो फिगर्स हैं। तो आपके पास फिर जो आपके पास वापडा जो है वो आगे बेसिक ऑपरेटर है आता, और वो उसने अपने 2 कंपनीज आगे, पेपको है जिसमें जो पावर परचेज करती है और आगे ट्रांसमिशन कंपनीज को देती है।
और ट्रांसमिशन जो आपके पास है वो NTDC के थ्रू होती है, और NTDC जो सेल आउट करती है 9 डेस्कोस को, जिस तरह आपके पास पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई, पेस्को है, पेपको है, मुख्तलिफ ये कंपनीज़ हैं जो आगे आप तक एनर्जी को जो है वो डिलीवर करती है। ये बेसिक आपके पास इसको स्टडी कीजिएगा। जो जनरेशन है 2019 में जो एनर्जी जनरेट हुई है 148.25 गीगावाट आवर। तो ये आपके पास जो सोर्स के साथ जो है वो जनरेशन है कैपेसिटी, जिस तरह न्यूक्लियर है, रिन्यूएबल है और थर्मल है, हाइडल है, ये 29% है पाकिस्तान में हाइडल, न्यूक्लियर 4% है, और जो कोल और ये थर्मल फ्यूल ऑयल पे जो है वो आपके पास 61% है। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है ये। दूसरी फिगर में आपको लोड मुख्तलिफ बताए गए हैं कि आपका जो लोड है 1% लाइटिंग, पब्लिक लाइटिंग जो है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल 25%, कमर्शियल जो है वो 7%, डोमेस्टिक लोड जिसमें हम लोग इंक्लूड होते हैं 50% है, बल्क सप्लाई और अदर लोड जो हैं ये जो हैवी इंडस्ट्रीज लेती हैं या कोई बड़ी इंस्टॉलेशन जो है वो बल्क सप्लाई में पावर लेती हैं, वो इस पे वो आता है। कॉमसेट में भी ये बल्क सप्लाई का जो टैरिफ है ये अप्लाई होता है। ये आपके पास, चलिए यहीं पे रोकते हैं इसको, यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं।